हेलो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर 2020-2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में मैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू 180 एंड एच सी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स वाई। हमें कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन एक्स वाई इज इक्वल टू 180 और हमें दिया गया है एच सी एफ ऑफ एक्स वाई। मतलब हमें दो नंबर दिए गए हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 180 मिल रहा है और उनका एच सी एफ निकालने पर हमें मिल रहा है 3, और हमसे पूछा है एल सी एम ऑफ एक्स वाई। बहुत ईजी है। जैसा कि हमें पता है अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए एंड बी, तो जो एच सी एफ और एल सी एम होगा इन दोनों का, जब हम उसको मल्टीप्लाई कराएंगे प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब जो दो नंबर दिए गए उनका प्रोडक्ट और इनके एल सी एम और एच सी एफ का प्रोडक्ट दोनों सेम आएगा। तो यहाँ पर हमें ए बी की जगह एक्स वाई दिए गए हैं, तो इसका एच सी एफ कितना होगा 3 एक्स वाई का इन टू एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो इसको हम एलसीएम ही लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो ही नंबर हैं एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पर ए बी की जगह एक्स वाई है तो ये कितना है 180। तो एलसीएम कितना आएगा 180/3 आएगा 60। तो हमारी एलसीएम आई 60। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक नंबर है और 14 58 7 अपान 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर विल टर्मिनेट, यह टर्मिनेट है आफ्टर हाउ मच डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब यह है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर, मतलब पॉइंट जो डेसिमल आएगा उसके बाद कितने नंबर तक यह डिवाइड होगा। मतलब जैसे हमारे पास है 5/2, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5। मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर तक ये डिवाइड हो रहा है, डेसिमल के बाद कितने नंबर तक डिवाइड हो रहा है 1। तो वैसे ही इसमें भी हमें बताना है। तो जब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 58 7 अपान, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1250 इज इक्वल। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस 11.6696। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो मतलब कि आफ्टर हाउ मच डेसिमल प्लेसेस, मतलब कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद यह टर्मिनेट होगा, मतलब डिवाइड कंप्लीटली हो जाएगा। तो डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने नंबर तक यह टर्मिनेट हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है 4 नंबर। डेसिमल के बाद 1 2 3 4, तो इसका जो आंसर आएगा वह 4 आएगा। अब हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - kx + 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x² - kx + 6। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब कह रहा है कि इसका जो जीरोस होगा, तो हम इसके जीरोस को मानते हैं लेट द जीरोस बी अल्फ़ा एंड बीटा। अब अल्फ़ा एंड बीटा क्यों माना, क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके दो जीरोस होते हैं। तो हमने दोनों जीरोस को, एक जीरोस को अल्फ़ा एक जीरोस को बीटा मान लिया। अब कह रहा है कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3। मतलब जो हमारे पास जीरोस हैं इनका सम क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 3, मतलब इनका सम 3 के इक्वल है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब गाइस माइनस बी क्या होगा गाइस, माइनस इंटू बी क्या होगा माइनस के। बी होता है कॉफिशिएंट ऑफ यक्स, तो है माइनस के, माइनस साइन बाहर ही लगा रहेगा, अपान ए क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ x², ए कितना है 3। तो यहाँ से क्या आएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस k/3 होगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू k/3। तो 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा ये k इज इक्वल टू 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो k की वैल्यू आई 9।
तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस के वाई इज इक्वल टू 8 डज नॉट हैव सोल्यूशन। मतलब हमसे k की वैल्यू पूछ रहा है तब जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। एक लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस के वाई इज इक्वल टू 8। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है और कह रहा है कि इनके कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब लीनियर इक्वेशन, इन दोनों लीनियर इक्वेशन की कोई सोल्यूशन नहीं है, डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन। अब गए जैसा कि आप लोग को पता है कि जैसे हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और एक और लीनियर इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और इस लीनियर इक्वेशन के, इन दोनों लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कब नहीं होती? जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। जब ये कंडीशन होती है तब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब गाइस इसको हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब गाइस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं गाइस। क्यों? क्योंकि 3 को हम जब इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड तो यार नेगेटिव हो जाएगा, उधर प्लस था इधर नेगेटिव हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या है 6x प्लस के वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको माइनस 8 इधर लिख सकते हैं। कैसे? उधर प्लस 8 था इधर माइनस 8 हो जाएगा। इतना हुआ, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। अब इस कंपेयर करते हैं। यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या होगी? a1 की वैल्यू क्या होगी 3, a2 की वैल्यू क्या होगी 6। a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 6। अब b1 की वैल्यू क्या होगी? y का कॉफिशिएंट क्या है 1। b2 की वैल्यू क्या होगी k, यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है k। और c1 की वैल्यू क्या होगी -3 और c2 की वैल्यू होगी -8। अब गाइस आप इसको भी a2 ले सकते हैं और इसको a1 ले सकते हैं। आप a1 a2 किसी को भी ले सकते हैं। अब गाइस a1 अपान a2 कितना होगा 3 अपान 6 इज इक्वल टू b1 अपान b2 कितना होगा 1 अपान k डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 कितना होगा -3 अपान -8। हमें कंडीशन दी गई है गाइस कि जो हमारा ये लीनियर इक्वेशन है, जो ये दोनों लीनियर इक्वेशन है इसकी कोई सोल्यूशन नहीं होंगी। तो इसका मतलब है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इतना हुआ। अब हम यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं 3 अपान 6 इज इक्वल टू 1 अपान के लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ से क्या आएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू क्या आएगी 6 अपान 3 हो गया 2, तो k की वैल्यू 2 आई। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब गाइस हम क्वेश्चन फोर्थ को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस? इस क्वेश्चन में कहता है कि इफ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट इज ₹1500। कह रहा है कि 3 चेयर्स प्लस 1 टेबल, इसकी जो कॉस्ट है वह है 1500 रुपये। और हमें कह रहा है कि एंड 6 चेयर्स एंड 1 टेबल्स कॉस्ट ₹2400। कह रहा है कि 6 चेयर्स और 6 चेयर्स प्लस 1 टेबल की कॉस्ट कितनी है ₹2400। और हमसे कह रहा है कि फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। हमसे कह रहा है कि हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है इस सिचुएशन को शो करने के लिए। अब गाइज हमने सोचा इसको कैसे कर सकते हैं। अब गाइज कह रहा है कि 3 चेयर और 1 टेबल का जो दाम है वह 1500 है और 6 चेयर और 1 टेबल का दाम जो है 2400 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेयर का कॉस्ट और यहाँ पर टेबल का कॉस्ट हम एज्यूम करेंगे। तो ये हो जाएगा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, एक चेयर की कॉस्ट हम x एज्यूम करते हैं एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, एक टेबल की कॉस्ट हम y एज्यूम करते हैं। तो गाइस 3 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी 3x, क्योंकि एक चेयर की कॉस्ट x है तो 3 चेयर की कॉस्ट हो जाएगी 3x प्लस 1 टेबल की कॉस्ट कितनी होगी y, हमने माना है इज इक्वल टू कितना है 1500। एंड अब हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है 6 चेयर्स,
6 शेयर की कॉस्ट कितनी होगी 6x प्लस 1 टेबल की कॉस्ट कितनी होगी y इज इक्वल टू कितना है 2400। तो हमने लीनियर इक्वेशन के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन 4 भी हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज जीरो, मतलब कह रहा है कि हमें एक एपी दी गई है और पूछ रहा है कि कौन से टर्म पर यह जीरो होगा। एपी हमें दी गई है, एपी जो हमें दी गई है वह है 27, 24, 21 डैश 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 जीरो, मतलब लास्ट टर्म हमें जीरो दी गई है, यंथ टर्म। हमने जीरो यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि हमें पूछा क्या गया है कौन सी टर्म जीरो है, तो हम इसको लास्ट टर्म एज्यूम करके चलते हैं या फिर यंथ टर्म एज्यूम करके चलते हैं। तो इतना हुआ। अब यहाँ पर ए क्या है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 27। अब डी क्या होगी, डी होता है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यहाँ पर जब हम A2 माइनस A1 करेंगे, A2 क्या है 24 माइनस A1 कितना है 27, ये आएगा -3। ऐसे भी और भी चेक कर सकते हैं, 21 माइनस 24 क्या हो जाएगा 21 माइनस 24 इज इक्वल टू -3, मतलब हमारी डिफरेंस जो है वह सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो डी की वैल्यू भी पता चल गई और हमें ए एन टर्म भी दिया गया है ज़ीरो, मतलब लास्ट टर्म ज़ीरो दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कौन सा टर्म जीरो होगा। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब गाइज हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है ज़ीरो इज इक्वल टू ए क्या है 27 प्लस एन हमें फाइंड करना है एन माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। अब गाइज जब 27 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -27 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3। इतना हुआ। अब -3 को जब हम इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, तो हो जाएगा -27 अपान -3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 9 जा 27। तो हमारी वैल्यू कितनी आई एन माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, मतलब 10th टर्म जीरो है। अब हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अब इसका हम ऑप्शनल पार्ट करेंगे, मतलब दूसरा पार्ट करना है हमें। इस पार्ट में कह रहा है कि इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एक एपी में इफ़ डी की वैल्यू हमें दी गई है -4 और एन की वैल्यू हमें 7 दी गई है एंड एनथ टर्म जो है वह 4 है। अब पूछ रहा है हमसे ए, मतलब कह रहा है कि एक एपी में डी मतलब कॉमन डिफरेंस -4 है, नंबर ऑफ टर्म 7 है, एनथ टर्म जो है वह 4 है और हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम फार्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ए एन क्या है 4 इज इक्वल टू ए हमें फाइंड करना है प्लस एन कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है -4। तो यहाँ से क्या होगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस 1 हो जाएगा 6 इंटू -4। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू 4 24, अब माइनस साइन एज टिच रहेगा, तो यहाँ से आ गया a माइनस 24। अब हम इस 24 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 4 प्लस 24, तो हो जाएगा 28। तो हमारा फर्स्ट टर्म आया 28, तो हमारा ऑप्शनल पार्ट भी हो गया। अब हम क्वेश्चन 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 में क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू पूछी है द इक्वेशन, और हमें इक्वेशन दिया गया है 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है हैश इक्वल रूट, हमसे कह रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करो यदि एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन के पास इक्वल रूट हो। इक्वल रूट का मतलब होता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये होता है b² माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पर b क्या होगा 6k, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होगा 6k, तो 6k का होल स्क्वायर b² हो गया माइनस 4 इंटू ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x² 9 इंटू सी क्या है 4। तो ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो हो वह 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा, ये हो जाएगा 6k का स्क्वायर हो जाएगा 36k² माइनस 4 4 जा 16 इंटू 9 144 इज इक्वल टू 0। इतना हुआ।
अब 36 के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 144, क्योंकि 144 जब उधर जाएगा तो माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 144 अपान 36, तो 36 फोर जा 36 फोर जा 144 होता है, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी √4 प्लस माइनस, तो हो जाएगा +-2, तो के की वैल्यू आई 2। तो हमारा 6 क्वेश्चन भी हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 7 को। क्वेश्चन 7 में क्या कहता है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि हमें इसका रूट फाइंड करना है इस इक्वेशन का x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0। हमें इसका रूट फाइंड करना है। हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 1, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, और b की वैल्यू क्या होगी 7, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है 7, और c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू आएगी 10। तो अब हम इन सब वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू -b हो जाएगा -7 प्लस माइनस √b² क्या है 7² - 4 इंटू a क्या है 1 इंटू c क्या है 10 अपान 2 इंटू a क्या है 1। तो ये किसके इक्वल आएगा -7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर ये आएगा 49 माइनस 4 10 जा 40 अपान ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या आएगा, ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस √49 माइनस 40 हो जाएगा 9 अपान 2, इतना हुआ। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी -7 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 3 अपान 2 इज इक्वल टू। अब हमारे पास है -7 प्लस माइनस 3 अपान 2। एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी -7 प्लस 3 अपान 2, ये हो जाएगा -4 अपान 2, तो ये आएगा -2। तो जब हमने पॉजिटिव साइन लिया तो -2 आ रहा है। अब नेगेटिव साइन लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू -7 - 3 अपान 2 इज इक्वल टू -7 - 3 हो जाएगा -10 अपान 2, ये आएगा -5। मतलब हमारे दो रूट आए -2 एंड -5। तो अब हम क्वेश्चन 7 के दूसरे पार्ट को करते हैं, मतलब ऑप्शनल वाले पार्ट को करते हैं। इस पार्ट में क्या कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax² - 6x + 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट। हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3ax² - 6x + 1 इज इक्वल टू 0 और इसके पास कोई रियल रूट नहीं है, हैज़ नो रियल रूट, इतना हमसे कह रहा है। अब गाइस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास अगर कोई भी रियल रूट नहीं होता, मतलब हैज़ नो रियल रूट, तो एक कंडीशन क्या होती है, यह तब होता है जब d की वैल्यू 0 से छोटी हो। d की वैल्यू मतलब d होता है b² - 4ac इज लेस देन 0। तो हमारी एक कंडीशन होती है जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो तो उस इक्वेशन के पास कोई भी रियल रूट नहीं होता। अब गाइस यहाँ पर इस इक्वेशन में b क्या है -6, b है -6, अब b² हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 3a। कैसे, a होता है कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3a, तो ये हो जाएगा 3a इंटू c क्या है, c है 1, ये हो जाएगा लेस देन 0, तो हो जाएगा -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 3 जा 12 a इज लेस देन 0, तो यहाँ से आएगा 36 इज लेस देन 12 a। तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी 36 अपान 12, तो यहाँ से क्या होगा 12 इधर आएगा तो हो जाएगा a इज़ ग्रेटर देन 36 अपान 12 इज इक्वल टू
हो जाएगा a इज़ ग्रेटर देन 3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो मतलब a की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, तभी इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। तो हमारा 7th क्वेश्चन हो गया।